हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। तो व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज़ नॉन एज केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, उस केमिकल रिएक्शन में जो इन्वॉल्व सब्सटेंस है उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंबल्स और फार्मूलाज की मदद से एक केमिकल इक्वेशन कहलाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन हो रहा है और उससे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, तो हमने देखा कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड और प्रोडक्ट्स है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो हमने वर्ड्स की मदद से इस पूरे केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट किया है, तो ये एक वर्ड इक्वेशन है। अब हम लोग इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूलाज। जिंक का सिंबल है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला है ZnSO4 और हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2। तो यूजिंग दीज फार्मूलाज एंड सिंबल्स जब हम इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो इन प्लेस ऑफ राइटिंग द वर्ड जिंक, व्हाट वी कैन राइट, हम लोग सिंबल Zn का यूज़ कर सकते हैं। सो हेयर symbol Zn is used, so Zn plus formula of sulfuric acid H2SO4 is used, then an arrow is used, एक arrow का यूज़ किया गया है। उसके बाद formula of zinc sulfate ZnSO4 and formula of hydrogen H2 is used। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, अब ये एक केमिकल इक्वेशन है। और इस केमिकल इक्वेशन में देखा जाए तो दिस Zn प्लस H2SO4 ये हमारा रिएक्टेंट्स है एंड दिस ZnSO4 प्लस H2 ये हमारा प्रोडक्ट है। तो द सब्सटेंसेस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या होती हैं? ऐसा सब्सटेंसेस जो कंबाइन और रिएक्ट कर रहा है उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। हमारे इस केमिकल इक्वेशन में दो रिएक्टेंट्स हैं, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक Zn एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब भी हम लोग रिएक्टेंट्स को किसी भी केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं तो वी ऑलवेज यूज़ ए प्लस साइन इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। उन रिएक्टेंट्स के बीच में एक प्लस साइन यूज़ करते हैं और रिएक्टेंट्स हमेशा इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। Next, the new substances produced in a reaction are known as product। जो नए substances reaction में produce होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं product। हमारे इस chemical equation में जिस reaction को represent किया गया है उस reaction के जो products है वो है जिंक ZnSO4 एंड H2, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन हमारा प्रोडक्ट हो गया है। वाइल राइटिंग द प्रोडक्ट्स इन द केमिकल इक्वेशन, जब भी हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं तो वी यूज़ ए प्लस साइन इन बिटवीन द प्रोडक्ट्स। तो हम लोग प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस साइन का यूज़ करते हैं और हमेशा प्रोडक्ट्स को एक केमिकल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो एक केमिकल इक्वेशन में दो साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हम लोग रिएक्टेंट्स को लिखेंगे, राइट हैंड साइड में हमेशा हम लोग प्रोडक्ट्स को लिखेंगे। और इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो साइन का यूज़ होता है। ये एरो हमेशा लेफ़्ट टू राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट होता है। ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड जो एरो का है ये हमें बताता है कि लेफ़्ट हैंड साइड के जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन होकर राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी केमिकल इक्वेशंस होते हैं हमारे पास वो दो फॉर्म में होते हैं, आइदर दे कैन बी बैलेंस्ड और
दे कैन बी अनबैलेंस्ड, वो बैलेंस हो सकते हैं या अनबैलेंस्ड हो सकते हैं। तो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं इसको समझते हैं। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। कोई भी ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं। इस केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया गया है कि जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है और प्रोडक्ट बनाती है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अगर यहाँ हम लोग देखें तो बात करते हैं रिएक्टेंट्स की, तो इन रिएक्टेंट्स में जिंक के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, हमारे पास जिंक का एटम 1 है रिएक्टेंट में। और अगर प्रोडक्ट्स में देखें तो इन प्रोडक्ट्स में यहाँ पे जिंक हमारे पास अभी भी एक ही एटम है। तो रिएक्टेंट्स में भी जिंक का नंबर ऑफ एटम 1 है, प्रोडक्ट्स में भी जिंक का नंबर ऑफ एटम 1 ही है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो अगर हम लोग देखें रिएक्टेंट्स में जो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में 2 है, और प्रोडक्ट्स में देखें तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी 2 है। तो सेम नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी। उसी तरीके से अगर सल्फ़र के एटम को देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट में सल्फ़र का एक ही एटम है और प्रोडक्ट में भी सल्फ़र का एक ही एटम है। उसी तरीके से ऑक्सीजन को देखें अगर, तो हमारे पास रिएक्टेंट्स में अगर आप देखिएगा तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास टोटल 4 एटम्स है और प्रोडक्ट्स में भी ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम्स है। तो हमने देखा कि जिंक का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में सेम है, हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, सल्फर के एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में सेम है, ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में सेम है। तो हमारे रिएक्टेंट्स के पास जो भी एलिमेंट्स के जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही एटम्स हमारे प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के पास भी हैं। तो ये पूरा इक्वेशन जो है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट, तो हमने जाना कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं एलिमेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब ये होता है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी एलिमेंट्स होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में उनके मासेस इक्वल होते हैं। इट मीन्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो, एक या एक से अधिक एलिमेंट्स के, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट हैं, वैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, वाटर को फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ता है और हमें पता है कि हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ H2 एंड ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ O2। और जो वाटर का कंपाउंड फॉर्म होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है, बट द रिप्रेजेंटेशन, द एटॉमिक स्ट्रक्चर जो वाटर का है वो 2 atoms of hydrogen is combined with 1 atom of oxygen, that is H2O। H2O के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो तो यही रहा, H2 + O2 एरो H2O। रिएक्टेंट इज H2 + O2 एंड प्रोडक्ट इज H2O। अब इस रिएक्शन में अगर हम लोग हाइड्रोजन के एटम्स को काउंट करें रिएक्टेंट में, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, और वही हाइड्रोजन एटम्स को जब प्रोडक्ट्स में काउंट करें तो प्रोडक्ट्स में भी 2 एटम हैं। बट ऑक्सीजन के एटम्स की अगर बात करें तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में वो अनइक्वल है। तो ये इक्वेशन एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स के अनइक्वल हैं, तो हम लोग कह सकते हैं
कि वो एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हमें ये पता चला कि एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन में अनइक्वल मासेस होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं। सो वी कैन से दैट एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज़ अनइक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब ये जो इक्वेशन है H2 + O2 एरो H2O, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स थे रिएक्टेंट के, लेकिन एक ही ऑक्सीजन एटम है प्रोडक्ट में। तो इससे हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो 2 एटम्स थे ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स में, उनमें से शायद एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया केमिकल रिएक्शन में, तभी तो हमें वो एक एटम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमने पढ़ा है, हम लोग जानते हैं 9th क्लास में भी पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम लोग क्या समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मैटर है वो ना ही क्रिएट हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। इट मीन्स कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास है, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास है उसको प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना ही होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप्स के एटम्स जो रिएक्टेंट में हैं उनका नंबर, और अलग अलग टाइप्स के एटम्स जो प्रोडक्ट में हैं उनका नंबर, इन दोनों को इक्वल होना ही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। सो इसी वजह से ये एक अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो हमें उसे सेटिस्फाई करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन द केमिकल रिएक्शन। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है इनके कॉम्बिनेशन से, तो इनको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था H2 + O H2O। अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमें बैलेंस अब लगने लगेगा। अगर आप देखिए H2 + O एरो H2O, अब ये हमें बैलेंस लगने लगा, क्योंकि यहाँ भी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम है, प्रोडक्ट में भी 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो हमेशा O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ना कि एक सिंगल O एटम के फॉर्म में। हमेशा जो मॉलिकुलर फॉर्म है ऑक्सीजन का, जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है, उसमें 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होके O2 मॉलिक्यूल बना के O2 के मॉलिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हर सब्सटेंस जो हमारे आसपास प्रेजेंट हैं उनके फॉर्मूलेज को हम लोग अल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है उनका फॉर्मूला। अगर हम लोग उनके फॉर्मूले को अल्टर कर देते हैं, इसका मतलब हम लोग उसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नेचुरली ऑक्सीजन का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर यही कहता है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 एटम कंबाइन होकर O2 के फॉर्म में रहेगा। सो वी कैन नेवर राइट दिस ऑक्सीजन एज अ सिंगल O। हम लोग इसे सिर्फ सिंगल O की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है H2 + O H2O, इट इज़ रॉन्ग, ये पूरी तरीके से गलत है। तो अब इस तरीके से भी हम लोग बैलेंस नहीं कर पाए, तो हम लोग किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करेंगे कैसे? तो जो हमारा पुराना इक्वेशन था, दैट इज़ H2 + O2 H2O, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग कुछ नंबर्स का यूज़ करेंगे। हम लोग किसी भी सिंबल ऑफ फॉर्मूलाज में कुछ फिगर्स जैसे 2, 3, 4 एक्सेट्रा, ऐसे कुछ फिगर्स से मल्टीप्लाई करके उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं और उनके जो अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, उनके नंबर्स को दोनों साइड पे इक्वल कर सके। और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो इस इक्वेशन की मदद से हम लोग बैलेंसिंग को समझते हैं कि किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं।
लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हाइड्रोजन के तो 2 एटम है लेकिन ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो अब इसे हम लोग को इक्वेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है तो किसी तरीके से मैं राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स को फॉर्म करूं। तो उसके लिए मैं इस इक्वेशन में जो फॉर्मूला है H2O उसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा सो दिस 2 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ O, ये 2 इस O से मल्टीप्लाई होगा तो O में एक ही एटम था, हेयर 1, सो दिस 2 इंटू 1 2, तो ये ऑक्सीजन के अब हमारे पास 2 एटम्स हो गए। लेकिन इससे एक और चीज़ हमें नुकसान क्या हुआ कि ठीक है हमने ऑक्सीजन को इक्वेट करने के लिए, ऑक्सीजन के नंबर्स ऑफ एटम्स को इक्वेट करने के लिए वहाँ 2 का यूज़ तो कर दिया, तो उससे ऑक्सीजन के तो 2 एटम हो गए। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो दिस 2 व्हेन मल्टीप्लाइड विद द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ओवरऑल टोटल हाइड्रोजन के अब प्रोडक्ट में 4 एटम्स हो गए। सो फिर अभी भी हम लोग अनबैलेंस्ड कंडीशन में ही है, क्योंकि रिएक्टेंट्स को देखें तो रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के 2 है लेकिन यहाँ 2 लिखने से हाइड्रोजन के प्रोडक्ट में 4 एटम्स हो गए। सो दीज आर अनइक्वल। लेकिन हमने ऑक्सीजन को तो इक्वेट कर लिया, ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स में 2 है और प्रोडक्ट्स में भी 2 है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना है। तो हमारे पास प्रोडक्ट में अगर हाइड्रोजन के 4 एटम है तो हम लोग कोशिश करेंगे रिएक्टेंट्स में भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स कर दें। तो उसके लिए अब इस H2 के आगे अगर हम लोग 2 का यूज़ करेंगे तो देन 2 इंटू 2 4, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट 2 हेयर। सो ओवरऑल अब हमारे पास रिएक्टेंट्स में भी 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए, प्रोडक्ट में देखा जाए तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन के एटम हैं। ऑक्सीजन की बात करें रिएक्टेंट्स में तो 2 एटम है और प्रोडक्ट में भी 2 एटम है। सो नाउ दिस इक्वेशन इज़ कम्प्लीटली बैलेंस्ड। अब ये इक्वेशन हमारा पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। सो देयर आर फ्यू स्टेप्स, उन स्टेप्स को हम लोग फॉलो करके एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स का यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशंस के और उन अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। और उसके बाद हम लोग इक्वेशंस को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए किन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो टॉपिक फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।